हर साल 26 जनवरी, जब पूरा देश अपनी सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाता है। लेकिन इस परेड में एक और बहुत ही खास बात होती है, मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट। और ये सिर्फ एक औपचारिक निमंत्रण नहीं है, जी नहीं, ये तो कूटनीति की, डिप्लोमेसी की एक पूरी कहानी है। तो सवाल यही है कि क्या ये चीफ गेस्ट का चुनाव सिर्फ एक परंपरा है या फिर दुनिया को एक बहुत सोचा समझा संदेश देने का तरीका? आखिर एक निमंत्रण भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के बारे में क्या बताता है? असल में अगर आप देखें तो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथियों की ये लिस्ट भारत की विदेश नीति का एक आईना है, एक मिरर। पिछले 75 सालों में ये लिस्ट हमें बताती है कि दुनिया में भारत की जगह कैसे बदली है और उसके रणनीतिक हित कैसे धीरे धीरे विकसित हुए हैं। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हम देखेंगे कि ये परंपरा कैसे शुरू हुई, फिर शीत युद्ध के दौर में क्या हुआ, नई विश्व व्यवस्था ने इसे कैसे बदला, आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स का दौर कैसा है, और हाँ, भविष्य के लिए ये हमें क्या संकेत दे रहा है। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। 1950s और 60s का दशक, एक नया आज़ाद भारत जो दुनिया के मंच पर अपनी जगह बना रहा था और अपने दोस्त ढूंढ रहा था। पहले दशक के मेहमानों को देखिए, इनसे भारत की प्राथमिकताएं साफ पता चलती हैं। 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को बुलाना, ये एक तरह से पोस्ट कॉलोनियल सॉलिडारिटी यानी उपनिवेशवाद से आज़ाद हुए देशों की एकजुटता का संकेत था। फिर भूटान और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को बुलाकर नेबरहुड फर्स्ट की नीति पर जोर दिया गया। और फिर जरा सोचिए, 1961 में क्वीन एलिजाबेथ II का आना, ये ब्रिटेन के साथ भारत के जटिल लेकिन अब बदलते हुए रिश्ते को दिखाता है। अब आगे बढ़ते हैं शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौर में। वो समय जब दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। और इस दौर की गेस्ट लिस्ट भारत के कूटनीतिक संतुलन और उसके झुकाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। इस लिस्ट को देखिए, ये भारत के गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट में लीडरशिप और सोवियत ब्लॉक के साथ उसके मजबूत रिश्तों की कहानी कहती है। युगोस्लाविया के नेता जोसेफ ब्रोज टीटो, जो इस आंदोलन के संस्थापकों में से थे, उनका आना इसी बात का सबूत है। और सोवियत संघ के नेताओं का बार बार आना जाहिर है एक साफ झुकाव दिखाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तरफ झुकाव तो था, पर भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमेशा बनाए रखा। 1976 और फिर 1980 में फ्रांस के नेताओं को बुलाकर भारत ने ये पक्का किया कि पश्चिम के साथ बातचीत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहे। और फिर दुनिया बदल गई, सोवियत संघ का पतन हुआ और पूरी वैश्विक राजनीति ही बदल गई। इसका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ना तय था, और वो पड़ा भी। इस नए दौर का शायद सबसे शक्तिशाली और प्रतीकात्मक पल था 1995 में, जब नेल्सन मंडेला को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। ये सिर्फ एक निमंत्रण नहीं था, ये रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले एक वैश्विक हीरो का सम्मान था और एक नए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत का ऐलान भी। इस दौर में भारत ने अपने रिश्तों में विविधता लाना शुरू किया। एक तरफ दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी देशों के साथ रिश्ते मजबूत किए, तो वहीं दूसरी तरफ 2007 में व्लादिमीर पुतिन को बुलाकर भारत ने नए रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को एक बार फिर से ताज़ा किया। और अब आते हैं 21वीं सदी में। इस दौर के निमंत्रण ये दिखाते हैं कि भारत अब एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बन चुका है। अब दोस्ती सिर्फ विचारधारा पर नहीं, बल्कि साझा हितों और रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। ये तुलना देखिए, इससे पूरा बदलाव साफ समझ में आता है। कोल्ड वॉर के दौर में जहां फोकस सोवियत संघ और गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर था, वहीं अब जोर अमेरिका, जापान, आसियान और फ्रांस जैसी बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकतों के साथ पार्टनरशिप पर है। इस नए दौर का एक बड़ा कारण रही है भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसका मकसद दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से रिश्ते मजबूत करना है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें 2018 की गेस्ट लिस्ट में मिलता है। 2018 में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब भारत ने एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 10 नेताओं को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। जी हाँ, आसियान देशों के सभी 10 नेताओं को एक साथ आमंत्रित किया गया था। ये एक अभूतपूर्व कूटनीतिक कदम था, जिसने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि आसियान ब्लॉक भारत के लिए कितना ज्यादा अहमियत रखता है।
इस दशक में जापान के शिंजो आबे, अमेरिका के बराक ओबामा, मिस्र के अब्देल फत्ताह अल सीसी और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो को बुलाना, ये सब क्वाड में भारत की भूमिका, ग्लोबल साउथ में उसका नेतृत्व और यूरोप के साथ उसके मजबूत होते रिश्तों को साफ दिखाता है। लेकिन जब हम इन सभी निमंत्रणों के पूरे इतिहास को देखते हैं तो एक बहुत ही हैरान करने वाला पैटर्न सामने आता है। एक ऐसा देश है जिसे ये सम्मान बाकियों से कई ज्यादा बार मिला है, और वो देश है फ्रांस। फ्रांस भारत का सबसे सम्मानित अतिथि रहा है, जिसके नेताओं को 6 बार बुलाया गया है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितनी गहरी और लगातार चलने वाली रणनीतिक साझेदारी है, जो डिफेंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों तक फैली हुई है। तो अब भविष्य में क्या होने वाला है? आने वाले सालों के लिए जो निमंत्रण प्लान किए गए हैं वो हमें पहले से ही कुछ संकेत दे रहे हैं कि भारत की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है। जैसे कि इंडोनेशिया के नए नेता और यूरोपीय संघ के प्रमुख को बुलाने की योजना। ये साफ संकेत है कि इंडो पैसिफिक पर फोकस बना रहेगा और यूरोपियन यूनियन के साथ एक ब्लॉक के तौर पर रिश्ते और गहरे होंगे। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगले दशक में कर्तव्य पथ पर कौन चलेगा, और उनका आना भारत की महत्वाकांक्षाओं और दुनिया में उसकी बदलती भूमिका के बारे में क्या कहानी बताएगा। ये एक ऐसी कहानी है जो हर 26 जनवरी को एक नए अध्याय के साथ लिखी जाती है।